Okay, in our last lecture, we'll discuss linear programming problem in which we convert our real life problem into a mathematical model. और आज हम इस उसी मैथमेटिकल मॉडल को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि हम उस मैथमेटिकल मॉडल को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। सो दी स्टेप्स आर कि अगर हमें ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, इसे एलपीपी प्रॉब्लम भी कहते हैं, और उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, सो द स्टेप्स आर, स्टेप 1 में हमें क्या करना होगा कि कन्वर्ट ऑल कंस्ट्रेंट इनटू इक्वेशन। स्टेप 2 इज प्लॉट द ग्राफ, और हमें उन कंडीशन को इम्प्लीमेंट करना होगा, फिजिबल रीजन एंड कॉर्नर पॉइंट कैलकुलेट करना है, और लास्ट में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर ये सारे स्टेप्स वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ओके, एग्जांपल 1 इज solve linear programming problem by graphical method. Maximize c is this, basically objective function given है। ठीक है, c equal to this is our objective function और ये set of constraint given है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों ने जो लास्ट क्लास में हमने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया था इनटू अ मैथमेटिकल मॉडल, वो भी जिस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया था, जिस मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे उसी मेथड को सॉल्व यूज करते हुए आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें गिवन है और सेट ऑफ condition या set of constraints हमें given है। ठीक है, so the first step is convert all constraint into equation. This is our first step कि जितनी भी ये हमें inequalities given है इसको हमें equality में साइन से कन्वर्ट करना होगा। हमें इसको करने की जरूरत नहीं है, हमें इन इक्वेशंस को करना होगा जो प्रॉपर इक्वेशन इनइक्वालिटीज गिवन है। ठीक है, सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करना होगा, इस इनइक्वालिटी को हमने चेंज कर दिया इक्वालिटी में। इसको भी दिस वन, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज कि हमें इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करना है ग्राफिकली। ठीक है, और इन इक्वेशंस को प्लॉट करने के लिए हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने होंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस को अगर ग्राफिकली प्लॉट करना है तो हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम इसके लिए फाइंड करते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इन इक्वेशंस को हमने प्लॉट करना है, और प्लॉट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और इसके लिए हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन को कंसीडर करेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। कंसीडर इक्वेशन 1, और हमने क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, x1 x2 है, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले x1 इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, x1 इंटरसेप्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग इंटरसेप्ट वेरिएबल होगा उसको 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब x1 इंटरसेप्ट के लिए हम x2 को 0 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी, हमें x1 इंटरसेप्ट के लिए x2 को 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो वी हैव 2x1, ठीक है, ये 0 हो गया, इक्वल टू 100। सो दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू 50। ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इस इक्वेशन 1 के लिए हमने x इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे y x2 इंटरसेप्ट। ठीक है, x2 इंटरसेप्ट। अब x2 इंटरसेप्ट के लिए हम x1 को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो अब x1 को हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो x2 किसके इक्वल आएगा, 100 के। अब इसको लिखना कैसे है, इसको हम लिखेंगे, अब x इंटरसेप्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x1 इज 50 और x1 इंटरसेप्ट के लिए हमने x2 को 0 किया था, तो इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है। x1 इज 50 और x1 जब 50 था, वी कंसीडर x2 0, तो इस फॉर्म में लिख देंगे। ये x इंटरसेप्ट है। ठीक है, और x2 इंटरसेप्ट में हमें x2 की वैल्यू 100 मिली है, तो इसको भी ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेंगे कि x1 इज 0
एंड x2 इज 100। जैसे यहाँ पे किया कि x1 के लिए x2 को 0 सब्स्टिट्यूट किया था, x2 के लिए x1 को 0 सब्स्टिट्यूट किया था, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ x2 ऑर्डर पेयर में लिख दिया। और अगर हमें प्लॉट करना है इस इक्वेशन को, हम साथ साथ प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। मेरा काफी रफ सा बनेगा, आप इसको नीट सा बनाइए। ओके, अब x हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, पहले कुछ लेबल कर देते हैं, क्योंकि 100 तक का ना तो हम 20 का ले सकते हैं। 20, 40, 60, 80 एंड 100, इसी तरह यहाँ पे हम लेबल कर लेते हैं 20, 40, 60, 80 एंड 100। अब पहला इंटरसेप्ट देखें, x1 क्या है 50,0, x एक्सिस पे हमें 50 जाना है, 20, 40 यहाँ कहीं 50 होगा एट दिस पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है 50,0। दिस पॉइंट इज 50,0, ये कर लिया। और ये पॉइंट क्या है, हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों को प्लॉट करना होता है। तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा 0,100, तो ये 0,100, 100 इज दिस वन, दिस पॉइंट इज 0,100, ठीक है। ये करने के बाद हमें इसको प्लॉट करना होगा, इनको हम कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, सो दिस इज, ये आ जाएगा, ठीक है। सो इसको मैंने प्लॉट कर लिए। प्लॉट करने के बाद हमें नेक्स्ट ये हमने क्या किया, इस इक्वेशन को प्लॉट कर लिया, इक्वेशन 1 को, ठीक है। इक्वेशन 1 को प्लॉट करने के लिए प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि हम x1 इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे, x2 इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे और उसको प्लॉट कर देंगे। यही काम हम इक्वेशन 2 के लिए करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 के लिए हमें सेम काम यही करना होगा, ठीक है। इक्वेशन 2 के लिए भी आप क्या करेंगे, x1 इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे और x1 इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x2 को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 के लिए x2 को 0 सब्स्टिट्यूट करें तो वी हैव x1 इज इक्वल टू 80, ये वैल्यू आई है, ठीक है। और इस इंटरसेप्ट को आपने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना होता है, तो x1 80 व्हेन x2 इज 0, तो ये आ जाएगा। इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे x2 इंटरसेप्ट, x2 इंटरसेप्ट। अब x2 इंटरसेप्ट के लिए अब क्या करना होगा, x1 को 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा, x1 को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x2 भी 80 आ जाएगा, x2 इज 80। सो इसको भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख देंगे, x1 इज 0 एंड x2 इज 80। अब ये जो x1 और x2 सॉरी x1 इंटरसेप्ट x2 इंटरसेप्ट फॉर इक्वेशन 2, इसको भी प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ओके, अब हम इसको प्लॉट करते हैं। x1 क्या है, x इंटरसेप्ट इज 80,0, 20, 40, 60 एंड 80, दिस इज 80, ठीक है। ये हमारे पास क्या पॉइंट है, 80,0 and x2 intercept is 0,80, 0 and 20, 40, 60 and 80, this one, and this point is 0,80, this point, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट कर देंगे, इसको भी हम प्लॉट कर देंगे। ये पॉइंट, ठीक है। अब हमें इसे लेबल करना होगा। अब लेबल बहुत ध्यान से करना है इसको। अब लेबल कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमने इसको प्लॉट कर लिया, प्लॉट करने के बाद हमने इसको लेबल करना है।
अब बेसिकली ये हमारे पास इक्वेशन 1 की लाइन है और ये इक्वेशन 2 की, ठीक है। इक्वेशन 1 के लिए हमने ये प्लॉट किया था और इक्वेशन 2 के लिए रेड लाइन। अब हमें देखना है कि जो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इक्वालिटी को शो कर रही है, दिस लाइन इज इक्वल, ठीक है, इक्वल को शो कर रही है, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 100, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस लाइन से जो बिलो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन के इस तरफ वाला एरिया है ये वाला, ठीक है, इस लाइन के इस तरफ वाला एरिया, दिस एरिया इज लेस देन दिस लाइन, ठीक है। हम कह सकते हैं 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 100, ये बाउंड्री बेस लाइन की, और इस बाउंड्री से नीचे ये एरिया सारा क्या होगा, 2x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 100, और इस बाउंड्री से इस तरफ कौन सा एरिया होगा, 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि 2x1 प्लस x2 कौन सी लाइन है, ये ग्रीन वाली लाइन है, और हमें चेक करना है लेस देन एंड इक्वल टू 100 का एरिया, रीजन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या एरिया होगा, लाइक कौन सा रीजन होगा, ये ग्रीन लाइन के इस तरफ, क्योंकि लेस देन का साइन था, ये ग्रीन लाइन के इस तरफ वाला सारा एरिया लेस देन होगा, और सॉरी ओके, ये एरिया, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए सिंबल होता 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन 100, तो ये लाइन इक्वल की लाइन है, ठीक है, बाउंड्री पे इक्वालिटी है, इस तरफ लेस है और इस तरफ ग्रेटर है, तो फिर ये वाला एरिया शेड करते हैं, लेकिन अब लेस देन था तो हम ये वाला एरिया शेड करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें कौन सा एरिया गिवन है। अब दूसरी लाइन को देखें, दूसरी इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 80, वो ये वाली लाइन है बाउंड्री पे। अब इसी तरह अगर हमें इससे लेस देखना है तो इस रेड लाइन के बिलो वाला एरिया आ जाएगा लेस के लिए, और ग्रेटर के लिए ये वाला एरिया आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है x1 प्लस x2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 80। अब ये तो इक्वल यहाँ पे आएगा ना, इक्वालिटी इस बाउंड्री पे आएगी, और इस बाउंड्री से नीचे लेस देन है और इससे इक्वल, सॉरी अबव ग्रेटर देन है, लेकिन हमें लेस देन एंड इक्वल टू चाहिए। तो लेस देन एंड इक्वल टू के लिए हमें रेड लाइन के बिलो देखना होगा, लाइक इस एरिया को शेड करना होगा, इससे लेस वाला सारा हमें शेड करना है, सो दिस एरिया ये सारा आ जाएगा, ठीक है, ये सारा ये। अब हमें ये देखना है कि इनमें कॉमन पार्ट कौन सा है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कॉमन आ रहा है, उस रीजन को हमने देखना है। तो ये देखिए एक ये वाला पॉइंट, ये दिस वन, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ये जो एरिया इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, और ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये दोनों में शेडेड है, ठीक है, दोनों का कॉमन पार्ट है, और इस कॉमन पार्ट को हम फीजेबल रीजन कहते हैं, फीजेबल रीजन, ठीक है। जो कॉमन पार्ट होगा हमें उसे आइडेंटिफाई करना होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड फीजेबल रीजन। और ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनसे मिलकर ये रीजन बना है, ठीक है, दिस पॉइंट इज 0 0 क्योंकि ओरिजिन पे है, दिस पॉइंट इज 50,0, ये भी पॉइंट पता है, दिस पॉइंट इज, दिस पॉइंट इज आई थिंक 80,0, ठीक है, ये पॉइंट पे हमें गिवन है 80,0, ये हमने डिफाइन किया था पहले, सॉरी 0,80, ये मैंने इसको गलत कर दिया, दिस पॉइंट इज, ओहो, दिस पॉइंट इज 0,80, ठीक है, और ये भी पॉइंट गिवन है, और ये पॉइंट हमें नहीं गिवन, ठीक है, इस पॉइंट का नहीं पता, इस पॉइंट को हम ए कंसिडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को चलें आप बी कंसिडर कर लें, इस पॉइंट को सी कंसिडर कर लें, और इस पॉइंट को डी कंसिडर कर लें। तो फिजिबल रीजन अगर लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए, उससे नेक्स्ट बी,
फिर C एंड देन D और दोबारा से A पे आ गए। या तो एक ये यहाँ पे दोबारा ए लिख दिया। तो देखें एक आपके पास ये वाला रीजन क्लोज रीजन आ जाएगा, ए से स्टार्ट करके ए पे आपने उसको खत्म कर दिया। सो दिस इज योर फीसिबल रीजन। और कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, ये पॉइंट्स जो कि फीसिबल रीजन को जनरेट कर रहे होते हैं, उन पॉइंट्स को कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होंगे, ये ए बी सी जो कि अभी यहाँ अननोन है, ठीक है, एंड टी, दीज आर दी कॉर्नर पॉइंट्स। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करना है सी पॉइंट को, एंड सी पॉइंट इज बेसिकली द इंटरसेक्शन ऑफ this point, this line और this line. Basically इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का की इंटरसेक्शन से पॉइंट आया है। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट कैलकुलेट करना है। ओके, देखिए यहाँ पे यही सारी वर्किंग की हुई है। इक्वेशन 1 के लिए एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया हुआ है, फिर इक्वेशन 2 के लिए x1 और x2 इंटरसेप्ट, यहाँ पे y एज अ x2 कंसीडर कर लें इसको। ठीक है, और ये सारे कैलकुलेट करने के बाद देखिए हम वी हैव इक्वेशन लाइन 1 के लिए हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ये आ रहा है, लाइन 2 के लिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ये आ रहा है। उसके बाद इनको प्लॉट किया हुआ है, जो अभी मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया है, इसी को प्लॉट किया हुआ है। देखिए ये वाला कॉमन रीजन है, ये वाला जो शेडेड किया हुआ है, ठीक है, ये कॉमन पार्ट है, ओ ए, ठीक है, सी डी, दिस पार्ट। तो ये हमारे पास फीसिबल रीजन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ओ ए सी डी ओ, क्योंकि पूरा क्लोज हमें करना होता है दिस वन। तो दिस इज योर फीसिबल रीजन। और ये जो पॉइंट्स हैं ओ ए सी डी जो कि फीसिबल रीजन बना रहे होते हैं, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स। और ये कॉर्नर पॉइंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। देखिए ओ भी गिवन है, ए भी हमें गिवन है, सी हमें कैलकुलेट करना है, सी पॉइंट हमें गिवन नहीं है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, और डी भी गिवन है। ठीक है, तो अगर हम सी किसी तरह से कैलकुलेट कर लें तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, हमें ओ गिवन है 0 0, ए भी गिवन है 0 50, ये नहीं पता, और टी हमें गिवन है 0 80। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें सी के कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट या x1 एंड x2, इसको कैलकुलेट करना है। और हमें इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि जो सी पॉइंट है ना, वो दो लाइन 1 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के इंटरसेक्शन का कोई पॉइंट है, ये पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है, यहाँ कहीं है। ठीक है, और ये जो लाइन है, एक लाइन इक्वेशन 1 की लाइन है और एक इक्वेशन 2 की लाइन है। तो जब भी दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना होता है, तो हम उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो ये पॉइंट आ जाता है इंटरसेक्शन का पॉइंट। इसका मतलब है दो इक्वेशन गिवन है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो हम उन इक्वेशंस को, उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, और जो x1 और x2 की वैल्यू आएगी वही c की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये काम किया हुआ है। ये क्या, बेसिकली ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 2 है। हम इनको सॉल्व करेंगे और यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और यही वैल्यू c के पॉइंट होगी। तो यही काम हम करेंगे अब। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व किया हुआ है, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद देखिए सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, मे बी इसमें कोई एरर हो, पैटर्न ये आपने फॉलो करना है। ठीक है, आपने x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x1 और x2 को आपने सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली आपने ये इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर की थी, ये दो इक्वेशन, ठीक है, इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके यहाँ से आपने x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैं आपको ये करके बता देती हूँ कि आप कैसे कैलकुलेटर के थ्रू किसी लीनियर इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको सबसे पहले सेटअप पे क्लिक करना है, और इक्वेशन 5 पे, तो आप 5 प्रेस कर दें, ठीक है, और 1 प्रेस कर दें। ये x1 के लिए, ये x2 के लिए, और ये कांस्टेंट के लिए, तो आप 1 प्रेस कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे आप x1 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे, इक्वल, फिर x2 की वैल्यू 1 है, इसका जो कोफिशिएंट है, तो आपने 1 प्रेस कर दिया, और कांस्टेंट क्या आ रहा है आपके पास 100, तो आप 100 प्रेस कर दें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिखें,
x1 कोफिशिएंट इज 1, 1 प्रेस कर दें, x2 का भी 1 है, 1 प्रेस कर दें, एंड कांस्टेंट इज 80, ये आपने लिख दिया। अब इक्वल प्रेस करेंगे तो देखें x1 is 20, x2 is 60, so it means that your point is intersection point, जो आप c कैलकुलेट कर रहे थे वो 20 और 60 आया है। ठीक है, आप इन दोनों को सॉल्व करके देखें, यहाँ पे मैन्युअली सॉल्व किया होगा, डायरेक्टली कैलकुलेटर से मैंने आपको बता दिए, अदरवाइज आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर लें या कैलकुलेटर से कर लें, आपकी मर्जी है। तो जब भी कोई इंटरसेक्शन, ऐसे आपने कोई ग्राफ में इंटरसेक्शन का कोई एक पॉइंट है जिसको आपने कैलकुलेट करना है, तो जो लाइंस उस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट जिन लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है, आपने उन लाइंस को सॉल्व करना है और इन लाइंस को सॉल्व करके x1 x2 या जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, वही उस पॉइंट की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो हमने सी पॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया। सो अब पहले हमारे पास कॉर्नर पॉइंट 3 हमें गिवन थे और एक हमें कैलकुलेट करना पड़ा था, तो ये हमने फाइंड कर लिया, चारों कॉर्नर पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिए। अब लास्ट में हमें लास्ट स्टेप है टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी, कि हमें बेसिकली फाइंड क्या करना था, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैलकुलेट करना था, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन किया था। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए x1 और x2 ऐसे कैलकुलेट करने हैं कि जो यहाँ पे पुट करें उसके कोरस्पॉन्डिंगली z की वैल्यू मैक्सिमम आए। तो बेसिकली कॉर्नर पॉइंट्स से हमें x1 और x2 डिफरेंट x1 और x2 की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब कॉर्नर पॉइंट में से ही कोई एक पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होता है। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट में से ही एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू हमें मैक्सिमम आंसर दे रही होगी और वही पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें 4 कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है, हम इनको 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन या अपने प्रॉफिट फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे किस के कोरस्पॉन्डिंगली सी की वैल्यू या प्रॉफिट फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जो पॉइंट जिस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंगली सी की वैल्यू मैक्सिमम होगी वही पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। चलिए हम 1 बाय 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। फंक्शन हमने लिख लिया प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने लिख लिया। अब x1 और x2 ये कॉर्नर पॉइंट इज बेसिकली दिस इज द वैल्यू ऑफ x1, दिस इज द वैल्यू ऑफ x2, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बल्कि हमने किया हुआ है। ठीक है, दिस इज x1 x2 x1 x2। अब यहाँ पे x1 और x2 ही गिवन है। अब सबसे पहले आप जब हम x1 को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x2 को यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो z 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम x1 और x2 को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो c इज 0। अगर हम ये वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं कि x1 को 50 सब्स्टिट्यूट करते हैं, कि x1 की जगह 50 सब्स्टिट्यूट किया और x2 की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो वी गेट, इसको सिंप्लीफाई करें, 50 into 50 इज 2500। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि x1 को 20 सब्स्टिट्यूट करें और x2 को 60 सब्स्टिट्यूट करें, तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी हैव 2080। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 080, x1 इज 0, x1 की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया एंड x2 की जगह 80 सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया तो वी गेट 1440। अब हमें देखना है कि इन चारों z की वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। हम एनालाइज हमने किया, सो वी नो के कॉर्नर पॉइंट ए के कोरस्पॉन्डिंगली जो फंक्शनल वैल्यू बन रही है, दिस विल गिव यू द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि z रिप्रेजेंट द प्रॉफिट, तो ये इसका मतलब ये है कि अगर और दिस 50 रिप्रेजेंट x1 एंड दिस 0 रिप्रेजेंट x2, इसका मतलब ये है कि अगर आप x1 को 50 यूनिट प्रोड्यूस करें और x2 का कोई यूनिट प्रोड्यूस ना करें तो फिर ही पॉसिबल है कि प्रॉफिट आपके पास मैक्सिमम होगा। ठीक है, और यही आपने कैलकुलेट करना था कि हम x1 प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 को कितना प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें कि उसके कोरस्पॉन्डिंगली मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और वो कितना होगा वो भी हमने बता दिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इस तरह के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जो प्रॉब्लम 1 हमने कंसिडर किया था ये वाला, ठीक है, जिसमें हमने इसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर दिया था। अब देखिए आपके पास ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम फंक्शन भी है जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है।
आपने कंडीशंस भी बना दी हैं, अब आपने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी पैटर्न से जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस डिफाइन की हुई हैं। फीजिबल रीजन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। ठीक है, द रीजन डिटरमिन्ड बाय ऑल द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ एन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड फीजिबल रीजन, जिसमें सारी कंडीशंस को डिटरमिन डिफाइन की होती हैं। ठीक है, जिसमें जितनी भी कंडीशंस होती हैं उनका कॉमन पार्ट होता है, तो उसको हम फीजिबल रीजन कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस को डिफाइन किया हुआ है कि फीजिबल रीजन क्या होता है। अच्छा, रीजन को डिफाइन कर लिया, फीजिबल सोल्यूशन क्या होता है, एवरी पॉइंट इन फीजिबल रीजन, कि फीजिबल रीजन में हर पॉइंट को हम फीजिबल सोल्यूशन कहते हैं। फिर उसके बाद ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, हम जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिव्स the maximum value is called optimal solution। उसके बाद corner points क्या होते हैं, the corner points are the vertices of the feasible region। जो feasible region होता है उसके जो points होते हैं, vertices होते हैं, उसको हम corner points कहते हैं। तो कुछ definitions हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। और क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको करवा दिए, बाकी अपनी प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमाइज नहीं करना, यहाँ पे मिनिमाइज करना है, लेकिन प्रोसेस वही होगा। उसी तरह से जैसे प्रॉफिट फंक्शन के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना है, इसके लिए भी वैसे बना हुआ है आपके पास। ठीक है, सारा वर्किंग वही करेंगे। मिनिमाइज पे क्या करना होगा कि एट द एंड कॉर्नर पॉइंट कैलकुलेट करेंगे और जी वैल्यू कॉर्नर पॉइंट जब जी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अब आपने क्या करना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू, जी की सबसे मिनिमम वैल्यू को आप कंसीडर करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम केस में आपने मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करना होता है, मिनिमम के केस में मिनिमम को। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप 1 क्या था कि हमने इन साइन को कन्वर्ट कर देना है इक्वालिटी साइन में। ये देखिए, दिस इज ओवर फर्स्ट स्टेप, इसको हम चेंज कर देंगे इक्वालिटी साइन में। दिस इज ओवर फर्स्ट स्टेप। ये देखिए, इक्वेशन 1 2 3। अब 3 इक्वेशन है, पहले 2 इक्वेशन थी, अब 3 इक्वेशन है। अब हम हर एक इक्वेशन के लिए एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और हमने कैलकुलेट करना है वाई इंटरसेप्ट, फिर इस इक्वेशन के लिए भी और इस इक्वेशन के लिए भी। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो और हमने उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये किया हुआ है कि इक्वेशन 1 के लिए, ठीक है, एक्स वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट किए हुए हैं। इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x2 इज 20, ये एक्स इंटरसेप्ट लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे x1 को 0 सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। क्या आएगा, x1 इज 0, x2 इज 20, ये आ जाएगा। इसको करना है x1 इज 40, तो x2 इज 0, तो ये दो आपके पास इंटरसेप्ट आ। ठीक है, इस तरह इसके कोरस्पॉन्डिंगली आप कर लेंगे। ठीक है, x2 30 है तो x1 कितना होगा, 0, तो 0 सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। x1 अगर 10 है तो x2 को हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया होगा, ये दो आ गए। इसी तरह यहाँ से करके देखिए, लाइन 1 के लिए, लाइन 2 के लिए और 3 के लिए इंटरसेप्ट फाइंड किए हुए हैं। इसी तरह से आप लोग करेंगे। उसके बाद ग्राफ को प्लॉट करने, तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट लाइन 1 के लिए इस इंटरसेप्ट को प्लॉट करें, इसको करें और इसको कंबाइन कर दें। ठीक है, इस तरह इन दोनों को प्लॉट करें और इसकी लाइन को कंबाइन कर दें। इस तरह थर्ड के लिए यहाँ पे एक ग्राफ बना होगा, लेकिन आप खुद से इसको ट्राई कीजिए। देखें, इक्वेशन 1 का, ये इक्वेशन 1 की लाइन है ये वाली, ये इक्वेशन 2 की लाइन है और ये इक्वेशन 3 की लाइन है। और आपने इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद आपने क्या देखना है कि ये आपने प्लॉट कर लिया। अब लाइन 1 रिप्रेजेंट x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40। अब 40 से लेस वाला जो एरिया होगा ना, वो लेस के लिए होगा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1, ये लाइन 1 है, लाइन 1 के नीचे वाला ये वाला जो एरिया है, ये लेस देन के लिए शो हो रहा है। ठीक है, और ये ऊपर वाला ग्रेटर देन के लिए, लेकिन हम लेस देन के लिए कंडीशन गिवन है, तो हम ये वाला एरिया शेड कर देंगे लाइन 1 के लिए। इसी तरह लाइन 2 के लिए देख लें कि क्या वहाँ पे लेस देन गिवन है या ग्रेटर देन गिवन है, उसके कोरस्पॉन्डिंगली आप वर्किंग करें। देखिए, उसके कोरस्पॉन्डिंगली आपको ग्रेटर देन वाली कंडीशन गिवन है। तो अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है और ये लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये लाइन है। अब हमने क्या करना है, ये तो इक्वालिटी वाली लाइन है, बाउंड्री, इससे नीचे वाला लेस देन होगा और इससे ऊपर वाला ग्रेटर देन होगा। अब क्योंकि ग्रेटर देन का साइन गिवन है,
हम ये वाला एरिया शेड करेंगे। अब आपने लेस नहीं करना, ये वाला एरिया शेड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अगर लेस का सिंबल होता है तो हमने नीचे शेड करना होता है, और अगर ग्रेटर का सिंबल होगा तो ऊपर वाला एरिया शेड करेंगे। ठीक है, तो ये वर्किंग करनी है। बाकी जब आप इन सबको कर लेंगे फिर आपको कॉमन रीजन कैलकुलेट करना होता है, जो कि यहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है। करने के बाद ये आपके पास फीजिबल रीजन होते हैं। ठीक है, उस फीजिबल रीजन को आपने लिख लिया ए बी सी डी ए। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं? ये पॉइंट्स जो फीजिबल रीजन को जनरेट कर रहे होते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। और फिर कॉर्नर पॉइंट्स में से जो पॉइंट्स आपको नहीं गिवन वो आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब सी और डी आपने कैलकुलेट करना है। अब आपने देखना है कि सी कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है सी। अब आपने देखना है कि ये पॉइंट इन दो लाइंस की इंटरसेक्शन है, तो सी लाइन इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। ठीक है, देखिए सी लाइन एक ये वाली लाइन की इंटरसेक्शन है और एक ये वाली लाइन, और ये लाइन 2 है और ये लाइन 1 है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2 गिव्स पॉइंट सी। तो आपने 1 और 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वहां से अननोन वेरिएबल जो भी होंगे उनको कैलकुलेट करके सी कैलकुलेट करना है। इस तरह डी आपने देखना है कि डी लाइन किन लाइंस की इंटरसेक्शन से बन रही है, उन लाइंस को आपने सॉल्व करना है और आपके पास पॉइंट आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी वी सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों किया? क्योंकि सी इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2। ठीक है, ये सी पॉइंट है और वो 1 2 के इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो 1 और 2 को सॉल्व करना है। इस तरह डी फाइंड करने के लिए 2 और 3 को सॉल्व किया है। क्यों? क्योंकि डी इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2 एंड 3। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स आप फाइंड कर लेंगे जब, तो फिर आपका बस काम हो गया। आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 पुट करना है। यहाँ पे x1 की जगह 15 पुट करना है, फिर x2 की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो a पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंगली ये आपके पास आ जाएगा c। इस तरह b पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंगली c और d। अब आपने मिनिमम जो है वो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, आपने मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, फंक्शन वैल्यू। देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू 240 है, तो दिस इज योर आंसर। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ सी, अगर इसका मतलब है कि अगर हम ये वैल्यू कंसीडर करें x1 और x2 की, तो फिर हमारे पास जी की वैल्यू मिनिमम आएगी। तो दिस इज ओवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पीडीएफ। ये बुक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इस बुक में काफी क्वेश्चंस किए हुए हैं, डिटेल जो हमने डिस्कस किए वो सारे इसमें हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा किए हैं। देखिए सारे पहले सारे सॉल्व किए हुए हैं, सॉल्व प्रॉब्लम भी हैं और कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम भी हैं। देखिए यहाँ पे काफी आपको वैरायटी मिल जाएगी क्वेश्चंस की। ठीक है, और कुछ आपके पास प्रॉब्लम भी होंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ केसेस हैं, चलिए आप इन एक्सरसाइज तो नहीं आपको गिवन, तो ये जो 6 एग्जांपल्स हैं आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। और हाँ, आप लोगों ने इसका आंसर मुझे जरूर बताना है, जो वर्ड प्रॉब्लम हमने किया था ये वाला। ठीक है, इसका आपने मुझे सॉल्व करके आंसर बताना है कि इसका क्या आंसर है। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, दिस वन। ठीक है, सो दिस इज योर टास्क। तो इसका आपने मुझे बताना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।